बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। न्यूयॉर्क में ज़रूरतमंद मुसलमानों की बिला मुआवजा तज्ज़िया और तदफीन के इंतजाम करने वाले वाहिद और मुतहरिक तंजीम वन नेशन की जानिब से हस्ब रिवायत इस साल भी अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। तंजीम के ओहदेदारान, अरकान और कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और वन नेशन की खिदमत को सराहा गया। तकरीब का अहवाल बता रही हैं जाहिद शहबाज अपनी इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में ज़रूरतमंद मुसलमानों की बिला मुआवजा तजहीज़ व तदफीन के इंतज़ाम करने वाली वाहिद मुनज़्ज़म व मुतहर्रिक तंजीम वन नेशन अस की जानिब से हिस्ब रवायत इस साल भी शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। तंजीम के ओहदेदारान, अरकान और कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और वन नेशन अस की खिदमत को सराहा। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। नाते रसूल मकबूल भी पेश की गई। है जो इश्क़ का वो मदीना भरम जो बना फर्श का वो मदीना नगीना है जो इश्क़ का वो मदीना भरम जो बना फर्श का वो मदीना जहाँ रहमतें बेकरां वो मदीना जहाँ रहमतें बेकरां मैं भी पहुँचूँ वहाँ वो कहाँ। बानी तंजीम और दूसरी बार मुंतखब होने वाले सदर नदीम मियाँ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सबको और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया और तंजीमी साथियों का तारुफ कराया। जल्दी से जिस चीज़ का मैं नाम दूँ वो ज़रा खड़े हो जाएं और अपना अपना बता दें। न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ वन नेशन अस जनाब असद अहमद साहब, को चेयरमैन ज़िशान अहमद साहब। इस मौका पर गुज़श्ता मुद्दत में खिदमात मुहैया करने वाले तंजीमी साथियों के काम को सराहा गया और आइंदा दिनों में खिदमात का दायरा वसी करने के अज़्म का इयादा किया गया। हमारे ट्रेजरर हैं जनाब वकास सदर साहब, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और को ट्रेजर साहब हैं हमारे जनाब यासर अनवर साहब, और सेक्रेटरी हैं हमारे काशान अख्तर साहब, और को सेक्रेटरी हैं बिलाल खान साहब, और हमारे हेड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं जनाब मेजर राजा ताहिर साहब। क्योंकि मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि वन नेशन का जो सिग्नेचर एक प्रोजेक्ट है फ्यूनरल्स का, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 साल में तकरीबन 200 प्लस फ्यूनरल्स जो हैं उनकी फीस भी लिल्लाह और असिस्टेंस
वो हमने की है। लेकिन इसके दौरान इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग अब इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। वो है शहीद कुरान पाक का एक प्रोग्राम है जो हम लोग तकरीबन पिछले 4 साल से कर तो रहे हैं, लेकिन 2 दफ़ा ट्वाइस अ ईयर, लेकिन अब हम इंशाअल्लाह इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। तो आप सबकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ। वन नेशन के लिए दुआ कीजिए, और जो भी आपके कुछ जानने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह सलमान भाई बैठे हैं, बहुत पुराने वन नेशन के पहले दिन से मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया। तो मैं बस ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वक्त चूँकि थोड़ा है, कोई भी आपको ऐसा बंदा मिले, चूँकि ये एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, कभी मरे बंदे जड़े उन्होंने चौक के तो दफनाना है, ओवरसीज भेजना है, यू नो, तो मतलब दिस सब्जेक्ट हैज नो एंटरटेनमेंट एट ऑल। वो ही बंदा इसमें आ सकता है जो कि सीरियसली कुछ करना चाहता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उम्मत के लिए। पुरतकल्लफ इफ्तार से मेहमानों की तवज्जो की गई। तो जो रोज़ा मोमिन मुसलमान ईमान के साथ और सवाब के लिए रोज़ा रखे, किसी और मकसद के लिए नहीं, तो उसका अजर क्या है? फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। इतना बड़ा अजर कि रोज़ा अगर इंसान ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रख रहा है, उसकी गुज़िश्ता सारे गुनाह। और फिर फरमाया मन कामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जो रमज़ान की रातों में क़याम करे, तरावी की नमाज पढ़े। बहुत सारे लोग सुस्ती करते हैं, कहते हैं जी बड़ा टाइम लग जाता है ये, हालांकि पार्टियों में, दावतों में, और दुनिया के अमेरिका का वीज़ा लेना हो तो लोग कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये अल्लाह की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में कितनी देर लग जाएगी तरावी पढ़ने में? 40 मिनट, 45, 50, 1 घंटा, सवा घंटा। तो अल्लाह की मोहब्बत में जब खड़े होके इंसान ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ तरावी पढ़ेगा, क़ियामुल लैल करेगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और एक हदीस में है मन कामा माल इमाम हत्ता यनसरिफा कुतिबा लहू अज्रु लैला। हुजूर ने फरमाया जो इमाम के साथ नमाज में शामिल हो, यहाँ तक कि इमाम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली और उस शख्स ने भी अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, सुन्नत भी पढ़ी, फ़र्ज भी पढ़ा, और फिर तरावी भी पढ़ी, वितर भी। अब इमाम भी चला गया, वो भी चला गया, जाके सो गया। फरमाया अल्लाह ताला उसको सारी रात की इबादत का सवाब अता फरमाए, सारी रात की इबादत का। शुरका ने पाक वतन को ख़ुसूसी इंटरव्यूज़ में वन नेशन अस जैसी मोतबर और बग़ैर किसी गर्ज़ के कम्युनिटी की मुश्किल वक्त में मदद करने वाली तंजीम को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नदीम मियाँ है और मैं वन नेशन का न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारे वन नेशन की यहाँ पर एनुअल अफ्तार डिनर के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वन नेशन एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है कि 2014 में हमने ये शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं। और वन नेशन की परफॉर्मेंस इसमें ये है कि हमने 200+ नीडी और असिस्टेंस केसेस जो हैं वो किए हैं, जो लोकली बरी किए हैं और ओवरसीज़ में हमने बरी किया है। दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है शहीद कुरान पाक का, जो कि हम लोग साल में 2 दफ़ा उसको परफॉर्म करते हैं। मुख्तलिफ़ मसाजिद में हम लोग उसके डब्बे मुहैया करते हैं और लोग वहाँ पे शहीद कुरान पाक और अहादीस की बुक्स वगैरह जो भी कोई इस्लामी बुक्स इस सिलसिले में होती है, लोग वहाँ पे उनको रख देते हैं और हम लोग बाद में उनको अकॉर्डिंग टू शरिया उसको बरी करते हैं। तीसरा वन नेशन का एक प्रोजेक्ट है वेलकम रमदान, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 5-6 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो वन नेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस सिलसिले में हमारे प्रॉपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन, को चेयरमैन तमाम पोजीशंस होल्डर हैं, जो कि 2 साल के बाद इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं। तो मेरी अपने तमाम न्यूयॉर्क के रहने वालों से अपील है कि आप वन नेशन का हिस्सा बने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी वन नेशन ने किसी भी जनाजे के लिए
1 सेंट भी सरप्लस हासिल नहीं किया, और यही वजह है कि वन नेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर के सामने आई है। जज़ाकल्लाह। रहमान रहीम। ये आज वन नेशन ने इफ्तार पार्टी कराई है गवर्नमेंट रेस्टोरेंट कोनी अनट पे, और ये हर साल कराते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं। और इसके अलावा कम से कम ये जो फ्यूनरल का मसला जब बनता है, किसी के साथ कोई बंदा फौत हो जाता है, तो वन नेशन का एक अहम किरदार है कम्युनिटी के लिए, और इसमें लोग जो है ना उनको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ताकि कोई बंदा फौत हो जाता है, अपनी पॉकेट से चिप इन करके डेड बॉडी का अरेंज करना, ये इट्स नॉट ईजी। जो लोग भी जो हैं वो इसको कम से कम अगर इनका दस्ते बाजू बने, तो मैं कहता हूँ ये वेरी नाइस है। जो भी ये काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, वी सल्यूट देम। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आज अमेरिका कोनी आइलैंड गवर्नमेंट रेस्टोरेंट के अंदर वन नेशन की जानब से इफ्तार डिनर पार्टी, माशाल्लाह वन नेशन मियाँ नदीम साहब और मेजर साहब की ये काविशें हमेशा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, और ख़ासूसन बिलख़सूस अपनी जो अमेरिकन ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक मखसूस की हुई है उन्होंने। और हर माह के अंदर और हर साल के बाद रमज़ानुल मुबारक के अंदर मियाँ नदीम साहब और इनकी पूरी टीम जो है माशाल्लाह इसी तरह जो है इफ्तार पार्टी, ईद मिलन पार्टी और दीगर डिनर पार्टीज़ जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाते हैं, मुनक्कद करते हैं और उनको कॉल करके उनके साथ ये गुजारते हैं। तो अमेरिका में ख़ासकर न्यूयॉर्क के अंदर वन नेशन इस वक्त जिस तेज़ी से और कामयाबी से और बेहतरीन अंदाज से काम कर रही है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में इस दियारे गैर के अंदर हमारी ये वन नेशन जो है ये इस्लामिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगी, और उसके साथ साथ अपनी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसके लिए भी बहुत ही मुफीद साबित होगी। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मियाँ नदीम साहब और इनके दीगर जो पूरी टीम है उनको, वन नेशन की को अपनी तरफ से, बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान की तरफ से और अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की जानब से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वासिल करमी। या अल्लाह, इस वक्त जो हरम काबा में तेरे काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, जो इस वक्त तेरे हबीब के दरबार में रोज़े रसूल पर हाज़री पेश कर रहे हैं, उनकी बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, हर वो खैर जो तुझसे तेरे नबी ने मांगी वो हमें अता फरमा, हर वो शर जिससे तेरे नबी ने पनाह मांगी उससे हमें महफूज़ और महमूद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी, न्यूयॉर्क। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी नोटिफिकेशन कालेदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजी की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखैर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्ज बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया।
5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज शुदा फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायरमेंट जज की तमाम मराहत दी जाएंगी। मज़ीद कहा गया केस ताख़ीर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज़ सिद्दीकी की उम्र 62 साल पूरी हो चुकी है। उम्र पूरी होने की वजह से शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि शौकत सिद्दीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज होंगे। वाज़ेह है कि 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील का फैसला महफूज कर दिया था। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आइनी तवाज़ुन ख़राब न हो जाए। वाज़ेह है कि 15 दिसंबर 2023 की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को नोटिस जारी कर दिया था। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया था। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अनवर कासी ने भी केस से मुतालिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी ने भी अपने जवाब में शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया और उन्होंने भी शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात और मुलाकात की तरदीद कर दी। ख्याल रहे कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को 21 जुलाई 2018 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में एक तकरीर के लिए बतौर जज नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर जुडिशल ऑफिस से हटा दिया गया था। बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और एक दरख्वास्त दायर की थी जिस पर इब्तिदा में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने अपीलों की समाअत के लिए नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुस्तरद हिलाली और जस्टिस इरफान सआदत खान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को अपीलों पर समाअत की जाएगी। याद रहे कि 20 मार्च को साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने गुज़श्ता रोज़ अपने वकील एडवोकेट ख्वाजा अहमद हसन के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की जिसमें इस्तदा की गई कि अगर अपील खारिज कर दी गई तो शहरियों को बिला जवाज़ कई महीनों तक फौजी हिरासत में रहना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी, कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी, अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा, उम्मीद है कि रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रवा साल चीनी मार्केट में $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा जिनका बाद में हजम बढ़ाया जाएगा। इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $20 करोड़ कर्ज का माहिदा तय पा गया। इनामी के मुताबिक रकम सैलाब से मुतासर मकानात की तामीर, साफ पानी, हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात पर खर्च होगी। रकम खर्च करने से 1.3 मिलियन से ज़्यादा अफराद के हालात में बेहतरी लाई जाएगी। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर और ISDP के डायरेक्टर ने फाइनेंसिंग मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस्लामी तरक्याती बैंक के वक्त की 22 मार्च को पाकिस्तान आमद होनी, इस आमद होने पर वक्त 24 मार्च तक पाकिस्तान में ही रहेगा। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा ने डायरेक्टर ISDP का खैर मकदम किया। फरीक़ैन ने 2022 के सैलाब के दौरान $4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर देने के वादे को सराहा। फरीक़ैन के दरमियान ISDP के कंट्री इंगेजमेंट फ्रेमवर्क का भी तबादला किया गया। फ्रेमवर्क में 2025 तक दरमियानी मुद्दत के स्ट्रेटेजिक सिमतों और तरजीहात का खाका पेश किया गया। फ्रेमवर्क के तहत मईशत की बहाली, गुर्बत से निमटना, मुआशी नमू को बढ़ाना शामिल है। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद चीमा ने ISDP के किरदार और ताउन को सराहा। उन्होंने मुस्तक़बिल में ISDP के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। हुकाम के मुताबिक SDB इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और खुशहाली के सफ़र में पाकिस्तान की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हुकूमत गैर आइनी चोरी की मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। वज़ीर आज़म ही फॉर्म 47 वाला है, धांधले पर क्या बात करूं। फॉर्म 47 और 45 तब्दील किए गए, हुकूमत को नहीं मानते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत है माशाल्लाह पख्तूनख्वा में, हम आवाम के मसाइल हल भी कर रहे हैं। हमने हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया है, हम इंशाल्लाह फराई काम और भी कर रहे हैं, तरक्याती काम भी हम करेंगे। और उसके लिए जो हमारे उन्होंने पैसे देने हैं वो हमारा हक है और अपना हक हम मांग रहे हैं। इंशाल्लाह हम लेंगे इनसे अपना हक। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी अपील भी है और हमारा इस पर एहतजाज भी है और हम करते रहेंगे कि इसको बकायदा तौर पर देखा जाए। पाकिस्तान के तारीख की बदतरीन धांधली की गई है
जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अवाम के सामने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा डायलॉग मारते हैं और अंदर खाते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिन्नत करते हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो शुरू होगा, पाकिस्तान जो है वो दोबारा IMF के पास भी जा रही है, IMF के और साथ साथ बजट भी आ रहा है, तो हुकूमत की पूरी कोशिश है और हमारी भी साथ पूरी वो है कि आवाम को रिलीफ दे। मुश्किल फैसले भी हैं लेकिन पूरी कोशिश होगी कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ दे। मुश्किल वक्त है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ जो है आवाम की उसको भी देखना पड़ेगा। मेन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले साबका PTI जो है वो बहुत शोर मचाती है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए और पार्लियामेंट के पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, जिस TV चैनल पे भी आते हैं, जिस फ्लोर पे भी जाते हैं, ये करते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में जितने भी रिज़र्व सीटें हैं उनके ओथ टेकिंग हो चुके हैं सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। हमने स्पीकर सूबाई असम्बली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हमने फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को एक एप्लीकेशन डाली, तमाम अपोजिशन की जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में। गवर्नर ने आज इजलास कॉल किया था, स्पीकर से वो की थी, लेकिन उन्होंने आज के इजलास को भी नहीं बुलाया। आज अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अदालत से भी रुजू कर रही हैं, हम इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे ताकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया जाए। 2 तारीख को जो सेनेट के इलेक्शन हैं, जो मेंबरान नए मुंतखब हुए हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उनको पता है कि अगर ये रिज़र्व सीटें अपोजिशन को मिलती हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अपोजिशन की जमातें 5 सेनेट की सीटें जो है इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जीतेंगी। आज वो गैर कानूनी और गैर आईनी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो रिज़र्व सीटों पे जो लोग आए हैं उनका ओथ न लेके स्पीकर भी और सूबाई हुकूमत भी, लेकिन जब इनको थोड़ी तख्लीक होती है तो इनकी चीखें जो हैं वो चारों सूबों में सुनाई देती हैं। फिर ये टाँ करते हैं कि ये हो गया और वो हो गया, और अपने वक्त पे जो है वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आज उसी वजह से आज बजट भी पेश नहीं कर रहे हैं। आज जो बजट्स बाकी सूबाई असम्बली में पेश हो रहे हैं, जो मिनी बजट कहें या जो भी कहें, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं कि वो असम्बली का इजलास ना हो, क्योंकि असम्बली का जब इजलास होगा तो ओथ टेकिंग सेरेमनी सबसे पहले एजेंडे में है और वो नहीं करना चाहते। लिहाजा आज हम दोबारा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर से ये बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक आइनी ओहदे पे हैं, आप रिज़र्व सीटों पे जो कामयाब हुए मेंबरान सूबाई असम्बली उनसे ओथ लें, लेकिन अगर आप ओथ नहीं लेते हैं फिर कल आपके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले बाकी सूबों में फिर वो गिला न करें कि हमारे साथ ये हो रहा है वो रहा है। होता तो नहीं है, लेकिन चीखते बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। हम कहते हैं कि कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन चीज़ एक हो। अंदर जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानता। नहीं मानते तो बैठे तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ होते हो हाथ बांध के। हम ये नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन हो, हम चाहते हैं कि सूबे और मरकज़ में अच्छे ताल्लुकात हों। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि अगर सूबे और मरकज़ में कन्फ्रंटेशन होगी, फंड्स नहीं आएंगे, हमारे पास जो है हमारी तरक्याती काम नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो साबका फाटा के साथ जो हमने कमिटमेंट की थी कि हमने 100 अरब रुपए सालाना तरक्याती काम के लिए इस्तेमाल करना है, उनमें मुश्किलात होंगी। हमारे जो है बहुत से और ऐसे मसाइल हैं जिनमें मुश्किलात होंगी, और साथ साथ जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है। आज आप देखें कल भी नाखुशगवार वाक़या डेरा इस्माइल खान में पेश आया, उससे पहले भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शहीद हुए हैं,
ہمارے پولیس کے نوجوان، سیکیورٹی فورس کے نوجوان، ہمارے پولیو ورکر، ہمارے سول سوسائٹی والے جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ روزمرہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے بار بار حکومت نے افغانستان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو کہ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان دشمنوں کے حوالے کریں اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کی دہشت گردی کریں جو کہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں۔ روزانہ ہم جنازے اٹھائیں، روزانہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، پولیس کے نوجوان، سول سوسائٹی جو بھی ہو وہ شہادتیں دیں اور ہم صرف بیانات تک ہوں۔ اب یہ چیز بیانات سے آگے ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی ایک کارروائی ہوئی، بار بار افغان حکومت کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، تو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً کارروائی کی اور دوبارہ ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جب ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان دشمن ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں آپ پاکستان دشمن کیوں کہتے ہیں؟ یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل ہے، جب افغانستان پہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی۔ کبھی آپ نے اس چیز کی بھی مذمت کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہو رہی ہے پڑوسی ممالک سے، کیا اس پہ بھی آپ نے کبھی بات کی ہے کہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دشمنی جو کرے اس کے حق میں آپ ہمیشہ بیانات دیں؟ آپ نے سائفر کے حوالے سے بھی اس دن جو یو ایس میں ایک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے، جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخر قسط جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں، سائفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں جو ہے امریکہ نے نکالا۔ ہمیشہ غلط بیانی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 5 فرنچائز ہیں پی ٹی آئی فارمر سابقہ پی ٹی آئی کی۔ ایک وکیل نکلتا ہے کہتے ہیں مجھے اپنے سابقہ بانی چیئرمین نے یہ کہا، دوسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا، تیسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا۔ 5 لوگ نکلتے ہیں اور 5 کے مختلف بیانات ہیں۔ ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں۔ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اب جھوٹ کی سزا ختم ہونی چاہیے۔ الیکشن گزر چکے ہیں، الیکشن میں پولیٹیکل جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ضرور ہوں گے۔ ہر الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ہوتے ہیں، اس کے دور کرنے کا ہمارے پاس فورم موجود ہیں۔ ثبوت اکٹھے کریں، پراپر فورم پہ جائیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل الیکشن ہو تو یہ حربی استعمال نہ ہو۔ آج اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں، آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیکشن کے بعد رونا پڑے گا کہ یہ دھاندلی ہو گئی، یہ دھاندلی ہو گئی۔ تو لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر بیٹھ کر، ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو اس میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر ان چور دروازے جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بند نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ جو الیکشن ہارے گا وہ بولے گا دھاندلی، جو جیتے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن جو ہے وہ حلال ہے اور باقی الیکشن جو ہے وہ حرام ہے۔ تو وہ بھی دیکھیں، جب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، بالکل اگر مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں ان کے مینڈیٹ پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے میرا تو یہی ہوگا کہ پہلا مطالبہ ہی مولانا صاحب کا پی ٹی آئی، فارمر پی ٹی آئی سے یہ ہونا چاہیے، سنی اتحاد کونسل سے، کہ میرے اتنی سیٹوں پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، پہلے وہ مجھے دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔
PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए जाते हैं तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। अदालत ने नोटिस लेकर जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान रिश्वतखोरों को डराने के लिए है। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को तनबीह की कि रिश्वत देने के चक्कर में कहीं लोगों से मार न खाएं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाएं। घंटों हमें इंतजार करना पड़ता था और इंतजार के लिए कोई कमरा, कोई कुर्सी भी नहीं होती थी। तो जिस पे फाजिल जज साहब ने हुक्म दिया था कि डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो आईनी एक बुनियादी हक है, तो वकला को एक डिसेंट वेटिंग एरिया देने के लिए अहकाम दिए थे। तो मैंने अदालत को आगाह किया कि अब इसका नतीजा ये निकला कि अब हमें 1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ियों से उतार दिया जाता है। उस रोड पे, जिस रोड पे गद्दा गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल सवार, ट्रैक्टर, ट्रालियां, बसें, सब कुछ, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन खान के वकला को उतारा जाता है। हमें अपनी गाड़ियों से उतार के 1.5 किलोमीटर इस रमजान में हम पैदल जाते हैं, फिर मुलाकात के बाद फिर अपनी गाड़ियों के पास वापस 1.5 किलोमीटर आते हैं। तो लिहाजा जिस पे जज साहब ने इसका भी नोटिस लिया और इस हवाले से भी वजाहत तलब की है। शेर अफजल मरवत साहब, सवाल मेरा ये है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है उसमें आप क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को उस बेंच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि रात को हामिद अली खान ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब उस बेंच का हिस्सा हो तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। आपका क्या इस पर राय है? हामिद अली खान कौन है? हामिद खान साहब। अच्छा, देखिए वो मैंने तो अपनी रिट पिटीशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्तेदलाल ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच ने 2021 में एक हुक्मनामा सादिर किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पिटीशन में CMA 490, और उसमें पैरा नंबर 6 है। इसमें बेंच ने ये कहा था कि PTI या इमरान खान से वाबस्ता केसेस से मुतालिका जितने भी केसेस हैं उनमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है, उनको नहीं बैठना चाहिए। जी 11/2/21 साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है कि रिश्वत के हवाले से कि जो बंदा आपसे रिश्वत मांगता है आप उसके सर में ईंट दे मारें, और अगर कोई पूछे तो कहना अली अमीन ने कहा था। कल एक औरत ने जो है ना, एक वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का बंदा था, उसके सर में शीशा दे मारा और सर फाट गया। कल से तस्वीर वायरल है। तो सर अगर कोई इससे बड़ा ये कहाँ पे उन्होंने मारा है खातून ने? ये केपी में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई है सर, उसके बाद उसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा। मरवत साहब ऐड कर लीजिएगा, फैसल करीम कुंडी गुज़िश्ता दिनों कह रहे थे अगर अली अमीन गंडापुर ने ये बयान दिया है, जब अली अमीन गंडापुर रिश्वत लेगा तो उसके सर में ईंट कौन मारेगा? देखिए ये अब ऐसे सवालात हैं कि फलां के सर पे कौन ईंट मारेगा। ये चीफ मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है ये रेटोरिकल है, ये बेसिकली रिश्वतखोरों को वार्न कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह काम करेंगे तो लोग मुश्तइल भी हो सकते हैं। इस बयान का मकसद यही है। ये तो प्रैक्टिकली वो तो नहीं है कह रहे हैं कि जी कोई आया तो आप ईंट उठाएं और सर पे मारना शुरू कर दें। बेसिकली वो सरकारी मुलाजिमीन को, रिश्वत मांगने वाले को तंबीह दे रहे हैं कि लोगों को इस पे मजबूर न करें कि आप रिश्वत लेने के चक्कर में लोगों से मार खाना शुरू कर दें। आप उस पैगाम की लुग़वी मानी के बजाय इस पे ये समझने की कोशिश करें कि चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे के सरकारी मुलाजिमीन को वार्न कर रहा है। अब आप आ गए इस पे कि जनाब वो सही मानों में ये तस्बीह दे रहा है कि जी जो आए बस ईंट उठाए। नो, चीफ मिनिस्टर साहब का ये मतलब नहीं था। चीफ मिनिस्टर साहब का मतलब ये है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन आगाह रहे हैं कि अगर आपने अपने फराइज की अंजामदही के दौरान बेईमानी करने की कोशिश की, अवाम को तंग करने की कोशिश की, तो अवाम की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल आएगा, हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसे लोगों के शिकायत का अजाला करेगी। पास हुई 2-3 मामलात थे। एक मामला तो खान साहब के साथ मुलाकातों पे पाबंदी, जिसको बाद बेंच नंबर 7 ने जो है वो अंडू कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के जिनके नाम जो है हाई कोर्ट ने अप्रूव किए थे कि उनकी मुलाकात खान साहब से करा दी जाए, उनमें से बहुत सौ की मुलाकातें अभी तक नहीं हुई है। तो इस पर हमने तवीन अदालत की दरख्वास्त दी। दूसरी, इसी ऑनरेबल बेंच ने डायरेक्शन दी थी कि जहाँ पे फिजिकल मुलाकात कोई थ्रेट अलर्ट की वजह से मुमकिन ना हो तो आप उनकी साइबर लिंक के ज़रिए
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी मुलाकात कराएं। और वो भी उन्होंने तामील नहीं की, बल्कि आज तहरीरी तौर पे जेल सुपरडेंट की तरफ से जो जवाब जमा किया गया उसमें ये बताया गया कि जेल मैनुअल में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाज़त दें। जिस पे फाजिल जज साहब ने हैरत का इजहार किया जब उनके नोटिस में हम ये ले आए कि उस दिन तो मरियम नवाज साहिबा जो है कोट लखपत जेल में बड़े फख्र से कह रही थी कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुलाकातों की इजाज़त दे दी है, और वहाँ पे बाकायदा वीडियो स्क्रीन भी दिखाई गई। तो जज साहब जो हैं उसको भी इन चीज़ मामलात का नोटिस था, तो उन्होंने कहा कि आया कोट लखपत जेल के लिए अलहदा कानून है, वो भी पंजाब में है, और अडियाला जेल भी पंजाब में है। तो एक शख्स के लिए जो है मुलाकातों से आप उनको रोकने के लिए आपने अब ये कह दिया कि जी वो वीडियो लिंकिंग जो फैसिलिटी है वो कोई रूल इसको कैटर ही नहीं करता है, जिस पे उन्होंने जो है एडवोकेट जनरल से वजाहत तलब की है। साथ में जज साहब ने जो है हिदायत दी है कि जो अहकामात हुए हैं मुलाकातों की उन पे तामील जो है मुमकिन बनाई जाए। आज अदालत में एक एकेडमिक डिस्कशन हुई कि अदालतों के अहकामात जो हैं उनकी बेतवकीरी हो रही है, और अब जिस पे फाजिल जज साहब ने जो है कमेंट दिए कि काश 200 सिविल सर्वेंट अगर ये मुतफिका तौर पे हल्फन ये इकरार कर लें कि अब हमने किसी गैर कानूनी हुक्म को न मानना है न उस पर अमल दरामद करना है, तो शायद बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जिस पे मैंने गुजारिश की कि जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी मची है उसकी वाहिद रीज़न यही है कि अब पहले सिविल जज साहब के अहकामात को भी कोई जुरत नहीं करता था, अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पामाली जो है वो रोज़मर्रा का मामूल बन गई है। और इस वजह से पेशे वकालत से वाबस्ता और कानून के पेशे से वाबस्ता तमाम लोग हैरान और परेशान हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है कि जहां हाई कोर्ट के अहकामात जो हैं ये एक बार नहीं बार बार जो है बुरी तरह जो है पामाल होते हैं। और मैंने मिसाल दी डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इस्लामाबाद के कंटेम्प्ट में सजायाबी की, और मेरा इस्तेदलाल यह था कि अगर इस्लामाबाद में 5-6 ऑफिसर जो हैं जेल भेज दिए जाए तो इस्लामाबाद की हद तक कोई जुरत नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है कि मुल्क की तमाम आईनी अदालतों को सोचना चाहिए, ये जो रोज़मर्रा इनके अहकामात जो हैं कभी एक बहाना करके कभी दूसरा बहाना करके ये इंतज़ामी इदारों के लोग या अफसरान पामाल कर रहे हैं, इसका वाहिद इलाज ये है कि जो तवीन अदालत का जो कानून है अब इसका बेदरेग इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी तवीन अदालत करें इन हालात में बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरत है। अगर अदालतों ने अपनी इज्जत और अपनी वकार, अपनी मेजेस्टी ऑफ जस्टिस को बरकरार रखना है और एजर्ट करना है, तो फिर मामूली से मामूली हुक्मदूली को भी अब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुक्मदूलियाँ इतनी हो गई है कि इन हुक्मदूलियों के बोझ तले अदालतों का वकार ही ख़त्म हो गया है। तो आज कार्रवाई जो है इसमें मैंने ये भी चैलेंज किया है, एक अलहदा रिट पिटीशन जो मैंने अपने नाम से दायर की है, जो 265 रूल है पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 का, जिसके ज़रिए सियासी डिस्कशन पे जेल में कतगन है। ये 1818 में एक कानून बना था अंग्रेज़ के दौर में, उससे ये मुस्तार लिया गया है। तो इस पे हानेबल जज साहब ने माइकल्स की वरी मुकर्रर की है, और वो भी अदालत की मुआवनत करेगी अगली तारीख पेशी पे। तो ये आज किया। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने साबित किया कि इंसाफ पर मबनी यहाँ पे फैसले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को जो बाकी कलीग्स हैं उनके हक में फैसले आएंगे। सेनेट के इलेक्शन से इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट्स को दूर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने साबित किया है कि इंसाफ में मबनी यहाँ पे फैसले होते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक गलत किस्म की जो एक बेबुनियाद, और एक में नहीं हर एक में उन्होंने ऐसी चीज़ें निकाली हुई हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को जो बाकी कोलीग्स हैं उनकी भी जो उनके ख़िलाफ़ भी जो चीज़ें हैं वो भी आप देखेंगे कि उनके हक़ में फ़ैसले आएंगे। और वो जो सेनेट का इलेक्शन है
جس سے عمران خان کے جو نامزد کردہ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے اور وہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی نمائندگی کریں گے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ اولین ترجیح ہے اس وقت, کیونکہ پوری قوم نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو. کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ سویپ کیا ہے عمران خان صاحب نے الیکشن. 8 فروری کو جو پاکستان کو موقع ملا ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع ہے کہ یہ قوم جاگ گئی ہے. اس قوم کے جو نوجوان, جو کہ 70% آبادی ہماری 40 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے, انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے ہم سب کو, پاکستان کو, کہ جی یہ ایک ٹیلنٹڈ یوتھ ہے اور یہ جانتی ہے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے. ڈائریکشن کا تعین بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ ایک موقع دیا ہے کہ جو حکومت اور عوام کے بیچ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے. یاد رکھیں کہ جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوتا ہے باقی ڈیفیسٹ ختم ہو جاتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ سارے ختم ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو یا جو بھی ہو. وہ لنک کرتا ہے کہ عوام کا کیا قیادت پر اعتماد ہے کہ نہیں, اور وہ انہوں نے اعتماد اپنا دکھایا ہے 8 فروری کو. تو اگر عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ کوئی بھی پارٹی ہوتی یہی بات ہم کر رہے ہوتے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب عوام اعتماد کریں گے اپنے حکمرانوں پہ, حکومت پہ, اور زبردستی کے حکمران نہیں, وہ حکمران جن کو انہوں نے خود ووٹ کے ذریعے جن کا انتخاب کیا ہے وہی ٹھیک فیصلے کر سکیں گے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے واپس عوام میں جانا ہے. اگر فارم 47 والے حکومت کریں گے تو ان کو تو پتہ ہے کہ اگلی بار بھی فارم 47 لے کر آ جائیں گے. وہ انہیں تو عوام میں جانا ہی نہیں ہے, تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی ترقی کے لیے وہ کیسے اقدامات کریں گے؟ عوام کی بہتری کے لیے, یعنی کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے, باقی لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے وہ کیوں اقدامات کریں گے جب انہیں پتہ ہے کہ ان کا ووٹ تو میٹر ہی نہیں کرتا, میٹر تو فارم 47 کرتا ہے, تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اور قومی یکجہتی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام کی جو بھی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے. تو یہ 2 مطالبے ہیں, ایک ہے نمبر 1 عمران خان کی رہائی کا مطالبہ, اور دوسرا ہے کہ فی الفور عوام کا جو مینڈیٹ ہے جو عمران خان کو انہوں نے دیا ہے وہ بحال کیا جائے. جی ہاں, مخصوص نشستوں کے اوپر ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں یہ جہاں نشست دیکھتے ہیں, کرسی دیکھتے ہیں, ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. جہاں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, کوئی کرسی نہیں چھوڑتے. ابھی ٹینٹ سروس کی کرسی بھی یہ نہیں چھوڑتے, کوئی کرسی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج سے نہیں, یہ شروع سے ان کا یہی ہے, کہیں کرسی دیکھتے ہیں اس پہ جا کے وہ کرتے ہیں. ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے امریکہ, لیٹن امریکہ میں, پیناما میں. وہاں پہ بھی میں انہیں کہتا ہوں ایڈوانس بکنگ کرا لیں ریزرو سیٹس کی, کیونکہ وہاں ویسے بھی ان کے سیف ہیونز ہیں. اور اسی طرح باقی کویت میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ریزرو سیٹ. یہ ادھر بھی پہنچ گئے ہیں. یہ سیٹیں بنتی ہیں تحریک انصاف کے جو حمایتی یافتہ کینڈیڈیٹس تھے, سنی اتحاد کونسل جنہوں نے بھی کیا, یہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں. اور ریزرو سیٹ جو ہیں وہ نہ دینا. پہلے کیا ہوا دیکھیں, آپ دیکھیں یہ سلیکشن میں آپ پورا دیکھیں. سب سے پہلے انتخابی نشان جو ہے, بلہ بند, لیڈر بند, کیمپین بند, انٹرنیٹ بند, فون بند, ہر چیز بند. لیکن پھر بھی قوم کا جذبہ بلند. یہ سب ہو بھی گیا, اب ریزرو سیٹس بند کر رہے ہیں. جو بنتا ہے, جو جائز, جو حق ہے وہ بنتا ہے, وہ بند کر رہے ہیں. جی فیصل صاحب, یہی ریزرو سیٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ سنی اتحاد کی نشستیں نہیں بنتی, اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سیٹیں جو ہیں آپ کی بنتی تھی. اگر آپ لوگ پی ٹی آئی رہتے تو تب عدالت نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں اس میں یہ جو ٹیکنیکل جو بات ہے نا, یہ جو فیصلہ جب آئے گا ریٹن فیصلہ, اس کے بعد ہم نے جو بھی ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی سٹرگل جاری رکھنی ہے. ہم اگلے فورم پہ جائیں گے. ہمارا جو جائز حق ہے یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے, اور ہم ہر آپشن جو ہے وہ آزمائیں گے اور جائیں گے. ہم قانونی فورم استعمال کریں گے, تو جو آگے ہوگا دیکھا جائے گا. ہماری یہ ہے, ہماری پوری جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک لوگ ہیں جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ انہی کی سیٹس بنتی ہے نا. جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, یاد رکھیں وہ سلیکٹڈ کہتے تھے,
یہ سلیکٹڈ پلس اور یہ ریجیکٹڈ ہیں، انہیں اصل میں عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، تو ان کی کیسے بنتی ہیں سیٹیں؟ 19 سیٹیں ان کی ادھر ہیں کے پی میں، اس کے اوپر ابھی جو اسٹرینتھ ہے 19 ہے، اس کے اوپر 26 سیٹیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک چیز، دوسری چیز سپریم کورٹ کا فورم ہے، جیسے ہی فیصلہ آتا ہے ان کا ہم فوری طور پہ اگلے فورم پہ جائیں گے سپریم کورٹ پہ، انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ کتنی نشستیں لے لیں گے سینٹ میں خیبر پختونخوا سے، کیا تیاری کی؟ ہمیں تو انشاءاللہ ہاں خیبر پختونخوا میں تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم 10 سیٹیں لے لیں گے، 10 سیٹ 11 میں سے 10 تو لے لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کا آپ نے بات کی، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے، یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے، اور عمران خان تھے جنہوں نے یہ لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کہ سیکرٹ بیلٹ ختم کی جائے سینٹ کی الیکشن میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار سینٹ کی الیکشن میں کروڑوں روپے چلتے ہیں، بریف کیس چلتے ہیں، ووٹوں کو خریدا جاتا ہے، ضمیر کے سودے کیے جاتے ہیں۔ اس لعنت کا خاتمہ کیا جائے اور یہ سیکرٹ بیلٹ کی جگہ یا اوپن ووٹ ہونی چاہیے، اوپن ووٹ ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اوپن ووٹ یا سینٹ کے الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونے چاہیے۔ یہ اگر عمران خان نے ہر چیز میں انہوں نے ٹرانسپیرنسی انشور کی، اور لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہوگا 20 سٹنگ ایم پی ایس کو عمران خان نے فارغ کیا تھا، تو یہ عمران خان نے ہر مثال قائم کی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ شفافیت کے لیے۔ عمران خان کسی صورت کوئی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی، کہ اگر اس لعنت کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، آپ یقین کیجئے، اور یہ جمہوریت کی نفی ہے، جو پارٹی جتنی سیٹیں لے کر آئی ہے اسی حساب سے اس کی سینٹ کی سیٹیں بنتی ہیں۔ یہ تو لسٹ جاری ہو جانی چاہیے، یہ تو الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، سینٹ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی لسٹ ہے، اچھا جی آپ کا یہ نمبر ہے صوبائی اسمبلی میں، آپ کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، اور اسی ریپرزنٹیشن سے آپ کی سینٹ کمپوز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ سینٹ اسی کمپوزیشن سے آتی ہے سامنے۔ تو اگر عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اس پہ نہیں، اور پیسہ بیچ میں چلتا ہے، تو یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ یا اوپن ووٹ ہو، یا ڈائریکٹ ووٹ ہو، یا پارٹی لسٹ پہ فیصلہ ہو۔ فیصل صاحب، آپ اس صوبائی اسمبلی میں یہ کر سکتے ہیں کہ مطلب اوپن ووٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو ابھی ہے ہمارا، تو میں بتا رہا ہوں نا، صدارتی جو ریفرنس تھا اس پہ سپریم کورٹ کا، بائی دا وے سپریم کورٹ کی حکم کی بھی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، اگر اس کی آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ آپ سینٹ کا جو بھی الیکشن ہے اس کو کریں، اور ووٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائیبل ہو، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ویسے بھی آرٹیکل 218 کے تحت کہ وہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ۔ اور اس حکم کے بعد جو سپریم کورٹ کا آیا ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہو اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، ٹریسیبل ووٹ ہوتا ہے، تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کافی حد تک ہارس ٹریڈنگ جو ہے روکنے میں مدد ملے گی، اور ہر جگہ سے ہم سب نے مل کے، میڈیا نے، ہمارے پوری سوسائٹی نے مل کے ہر جگہ سے کرپشن کا خاتمہ کرنا۔ روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی مذمت کے مطالبے پر مشتمل امریکی قرارداد ویٹو کر دی۔ غازہ جنگ بندی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غازہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق امریکی قرارداد پر رائے شماری کے لیے اجلاس ہوا۔ امریکہ کے مندوب نے قرارداد پیش کرتے ہوئے 7 اکتوبر کے حماس حملوں کی مذمت کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل میں سے تقریباً 15 سے 11 اراکین نے حمایت، جبکہ روس، چین اور الجزائر نے مخالفت کی۔ روسی مندوب نے اسرائیل کی حامی امریکہ کی قرارداد کو منافقت بازی اور بھونڈا ڈرامہ قرار دیا اور کہا کہ امریکہ قرارداد کے ذریعے حماس کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے رفاح پر اسرائیلی چڑھائی کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی قرارداد کا اصل مقصد اسرائیل کو سزا سے بچانے کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ روس اور چین کے ویٹو کرنے پر امریکی مندوب نے کہا کہ روس کو قرارداد کے خلاف ویٹو کرنا ہمیں ناکام بنانے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اسرائیل پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جمعہ کے روز تل ابیب پہنچے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے، جس میں غازہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران قاہرہ سے اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں ان کی اسرائیلی حکومت سے غازہ میں انسانی امداد کی تقسیم پر بات ہوگی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی حکومت پر رفاح میں گراؤنڈ آپریشن نہ کرنے پر زور دیں گے۔ اس سے قبل اینٹونی بلنکن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے رفاح میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی تھی۔
भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के गिरफ्तार वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को अदालत पेश कर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से केजरीवाल की 10 रोज़ा कस्टडी मांगे जाने का इम्कान। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लॉकअप में रात गुजारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने एहतजाज करते हुए अपोजिशन ब्लॉक समेत भारत भर को एहतजाज में शमूलियत की दावत दी है। फिल्म डायरेक्टर और अदाकार सरमद खोसर ने इंकशाफ किया कि इनका नाम सितारा इम्तियाज़ की फहरिस्त से निकाल दिया गया है, जो इन्हें कल 23 मार्च को वसूल करना था। याद रहे कि गुज़श्ता साल अगस्त में 2023 में यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों और 304 गैर मुल्कियों को एजाज़ात के लिए मुंतखब किया गया था। एजाज़ात देने की तकरीब कल 23 मार्च को मुनक्किद होगी। फिल्म डायरेक्टर सरमद सुल्तान खोसर समेत 50 के करीब अफराद को सितारा इम्तियाज़ से नवाजने का ऐलान किया गया था। ताहम तकरीब से एक रोज़ कबल सरमद खोसर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सितारा इम्तियाज़ के नामों की एक फहरिस्त शेयर करते हुए इंकशाफ किया कि मेरा नाम सदारती अवार्ड की 14 अगस्त 2023 की फहरिस्त से गायब है। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने मुझे गुज़श्ता साल मुबारकबाद दी थी वो अपनी मुबारकबाद वापस ले लें।